गीतिका मैम कौन है? मेरा ये मानना है कि बोलने में बहुत ताकत होती है। लगता है कि जो जर्नी से हम गो थ्रू हुए हैं, हम लोगों की उसमें हेल्प करें। वो आपका माइंड जो है ना, वो जैसा आप सोचोगे, आपका माइंड बिल्कुल आपके लिए वैसी ही परिस्थितियाँ पैदा कर देता है। अगर आपका स्टूडेंट आपको फ़ॉलो करना चाहता है, तो मतलब एक टीचर की कह लें, हमारी लाइफ़स्टाइल इतनी ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस में बाँध दिए हैं कि टीचर्स की लाइफ़ ग्लोरीफाई कोई करता ही नहीं है। टीचर्स हैं तो मतलब वो उनकी लाइफ में लग्ज़री आ ही नहीं सकती। अभी अगर कोई टीचर कुछ कह देता है तो पेरेंट्स सबसे पहले आते हैं। स्कूल सिर्फ 2 बजे तक या ढाई बजे तक बच्चे को पढ़ा सकता है और कि प्रॉब्लम ये है कि बच्चा सिर्फ रोल प्ले करता है जैसा आप कर रहे हैं। कोई लड़की सच में रियल स्ट्रगल करके ऊपर तक जाती है, सक्सेस उसको मिल रही है, फिर भी ये चीजें होती हैं उसके साथ, तो क्या वहाँ पे कुछ चेंजेस हमें करने चाहिए? क्योंकि जब वो लड़की कह रही है कि मेरे साथ बुरा हो रहा है, मेरे साथ गलत हो रहा है, मेरे साथ ये चीजें हो रही हैं, तो उसको ये बोला जाता है बेटा तेरा घर है, हम तुझे रख नहीं सकते। आपके अगर फादर या मदर आपको पीठ दबा के ये कह देंगे कि दुनिया क्या बोल रही है उससे हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता, तुम अपना करो, तो वही ही लड़की आगे जा पाती है, वही लड़की बन पाती है। और एक चीज़ है कि आपकी नीयत साफ है। अगर मैंने किसी कैरेक्टर पे एक बार उंगली उठा दी तो वो ऐसे स्प्रेड होती है सोशली कि वो जहाँ भी जाएगी उसको वो चीज़ उससे पहले मिलती है। और किसी भी व्यक्ति में इतनी ताकत नहीं होती है जो वो आपको ख़त्म कर दे। ये कुछ वैल्यूज ऐड कर पाएंगे बच्चों में जो खुद इस चीज़ को वैल्यू नहीं दे रहे। मेरे उठते ही मेरे लिए भी बोलेगा, जो कर बोल रहा है और जो सुन रहा है, दोनों ही लोग इक्वल इस चीज़ के भागीदारी होते हैं। कुछ लोग सिर्फ किताबों से ज्ञान देते हैं और कुछ अपनी निजी जिंदगी से। आज हमारे साथ ऐसे ही एक शख्सियत मौजूद है जिनकी पहचान सिर्फ एक शिक्षाविद, एक वक्ता, एक महिला नहीं है। उनकी पहचान उन संघर्षों से छुपी हुई है जिसने उन्हें टूटने नहीं दिया, बल्कि हर मुश्किल के बाद मजबूत बनाया। एमबीए इन फाइनेंस एंड एमए इकोनॉमिक्स करने के बाद इन्होंने साल 2013 में शिक्षा के क्षेत्र में अपनी यात्रा शुरू करी। आज एक विद्यालय का नेतृत्व कर रही है। ये मानती है कि शिक्षा सिर्फ एक किताबों का ज्ञान नहीं है, बल्कि बेहतर इंसान बनाने की प्रक्रिया है। लेकिन उनकी कहानी सिर्फ एक शिक्षा तक सीमित नहीं है। ये उन महिलाओं की आवाज है जो जिंदगी की लड़ाइयां चुपचाप लड़ती हैं, समाज के सवालों से गुजरती हैं और फिर भी मुस्कुराना नहीं छोड़ती हैं। आज की बातचीत किसी पद या उपलब्धि की नहीं होगी, बल्कि हौसले, आत्मसम्मान, समाज और जिंदगी को दोबारा शुरू करने की होगी। तो थैंक यू सो मच मैम, वेलकम हेयर गोविंदा टॉक शो में दिल से स्वागत है। थैंक यू। जो आज आपको देखेंगे, गीतिका मैम कौन है और उनकी पहचान क्या? सो गीतिका मैम एज नेम तो आपको पता ही लग गया है कि माय नेम इज़ गीतिका। तो मैं अभी प्रेजेंट एक प्रिंसिपल हूँ एक स्कूल में इन जसपुर और फन लविंग हूँ, पोएट्रीज़ लिखती हूँ, डांसिंग मुझे बहुत पसंद है, सिंगिंग मुझे बहुत पसंद है, एजुकेशनिस्ट हूँ तो बुक्स से बहुत ज़्यादा लगाव है मुझे अपने सब्जेक्ट से। मेरा सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है। आई हैव डन एमबीए एंड एमबीए इन फाइनेंस एंड एमए इन इकोनॉमिक्स। तो डबल मास्टर्स है मेरे पास, अभी हायर स्टडीज़ में कर रही हूँ। तो मेरा बहुत ज़्यादा मन लगता है इकोनॉमिक्स पढ़ने में, अर्थशास्त्र पढ़ने में, कि सब कहते हैं दुनिया गोल है, तो दुनिया किसके पीछे गोल है? उस मनी के पीछे। कैसे हम इकोनॉमिक्स में कैसे हम अपनी स्टडीज़ करते हैं, इकोनॉमी को कैसा पढ़ते हैं, पैसा कहाँ से कितना कमा सकते हैं और कहाँ पैसा अच्छा लगाना चाहिए। कभी लोगों को एडवाइस भी कर देते हैं। तो और एक बहुत खुशमिज़ाज इंसान हूँ। मैं चाहती हूँ कि इंसान खुश रहे, तभी वो दूसरों को खुश रख सकता है। मेरा ये मानना है कि बोलने में बहुत ताकत होती है। लोगों को अगर अच्छा बोले तो लोग सुनना चाहते हैं। बोलते तो सब लोग हैं, लेकिन हम कुछ ऐसा बोलें जिससे लोगों को कुछ मिले, कुछ मैसेज मिले। मैम मैं थोड़ा सा और जानना चाहता हूँ, पहले की गीतिका मैम में और अब की गीतिका मैम में कितना डिफरेंस है? पहले में और आज में तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, बिल्कुल ज़मीन आसमान का अंतर आप जिसे कह सकते हैं वो है। व्हेन आई केम काशीपुर, सो एज़ अ फ्रेशर मैंने जॉइन किया था। मैंने अपनी टीचिंग जर्नी तो वैसे 2013 में शुरू कर दी थी, बट व्हेन आई केम काशीपुर
तो इन 2016 में मैंने अपने आप को काशीपुर में मैंने काम करना शुरू करा। तो एज अ फ्रेशर मैंने यहाँ काम करना शुरू करा था और अब तो 10 साल से ऊपर हो गए हैं। तो इन 10 सालों में बहुत जर्नी बहुत रोलर कोस्टर वाली रही, मतलब अच्छी भी रही थोड़ी, कभी कहीं थोड़ी सी ख़राब भी रही, कहीं बहुत अच्छी भी रही। और यही एक्सपीरियंसेस होते हैं जो हमने सीखे, और यही एक्सपीरियंसेस आपको एक बहुत जिसे कहते हैं आपको एक मैच्योर्ड पर्सन बना देते हैं। तो मेरे को ऐसा लगता है कि जो जर्नी से हम गो थ्रू हुए हैं, हम लोगों की उसमें हेल्प करें, हम लोगों को बताएं कि कहाँ पर आप सही कर सकते हैं अपने साथ, क्योंकि कर सब अपने ही साथ रहे हैं, है ना। ओके। आप किसी के लिए, हम अपने डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं ना। हम कहीं पर भी काम कर रहे हैं, अगर हम बिजनेस कर रहे हैं या हम जॉब कर रहे हैं, बेसिकली तो हम अपने लिए ही कर रहे हैं। हमें अपनी पर्सनालिटी को इन्हांस करना है और कितना बेटर वे में हम अपने आप को जिसे कहते हैं ना कि हम निखार सकते हैं, कितना पॉजिटिव। एक चीज़ बहुत स्टक रही मेरे साथ इन 10-12 सालों में कि मैं अपने आप को लेके बहुत पॉजिटिव हूँ। मेरे को वो एक डायलॉग है ना वो मूवी का, जब वी मेट का, कि मैं अपनी फेवरेट हूँ। तो वो भी गीत थी, मैं भी गीत हूँ। तो कहीं ना कहीं मैं अपनी फेवरेट ही हूँ और मैं बहुत इस चीज़ को फॉलो करती हूँ कि अगर आप अपने लिए एक अफर्मेशन अच्छी रखो कि मैं कर लूँगी या मुझसे हो जाएगा, तो आप कर ही लेते हो फॉर श्योर। और उस अच्छे अफर्मेशन में और या फिर उस अच्छी इंट्यूशंस में आप अपने लिए एक अच्छी चीज़ें सोचो कि मेरे को करना है, तो आपके लिए रास्ते भी पॉजिटिव ही खुलते जाते हैं। वो आपका माइंड जो है ना, वो जैसा आप सोचोगे, आपका माइंड बिल्कुल आपके लिए वैसी ही परिस्थितियाँ पैदा कर देता है। तो अच्छा रहा सब कुछ। और फ्रेशर मैंने एज एन पीजीटी इकोनॉमिक्स यहाँ पर शुरू करा था। अभी भी मेरा सब्जेक्ट मैं पढ़ाती हूँ, क्लासेस में अभी भी लेती हूँ, तो प्रिंसिपल हूँ, ठीक है। बट चीज़ें ये है कि उसके साथ साथ बच्चों को मैं ये बहुत बच्चों से बहुत टच में रहती हूँ। बहुत साल मैंने ट्यूशन्स भी पढ़ाए हैं, कोचिंग सेंटर था मेरा। अभी मैंने, मेरा बच्चा क्योंकि छोटा है मेरा बेटा, तो अभी मैं कोचिंग्स नहीं ले रही हूँ, और वेरी सून हम लोग एक करेंगे कुछ ना कुछ कोचिंग का। अच्छा, तो बच्चे बहुत टच में रहते हैं। और एक टीचर की कह लें आप, सबसे बड़ी जीत ये होती है, अगर आपका स्टूडेंट आपको फॉलो करना चाहता है तो मतलब आप जीत गए, क्योंकि टीचिंग में बहुत ज़्यादा पैसे तो है नहीं। आप अपना जो आपकी सर्वाइवल है वो आप अच्छा कर सकते हैं। बट अगर हम कंसिडर करें कि बहुत लग्जरियस, बहुत लेविश लाइफ आपको टीचिंग में जीनी है, तो वो इंडिया में नहीं है। तो मैम क्या टीचर बनना नहीं चाहिए? टीचर बिल्कुल बनना चाहिए। और क्योंकि टीचर की जो लाइफ स्टाइल है उसको एक दायरे में बहुत समेट दिया है लोगों ने, समाज ने, कि आप टीचर हैं तो आप ठीक है। देखिए हम कैसे हमें कैसे अपनी पर्सनालिटी रखनी चाहिए, तो हमें कैसे अच्छा लगना चाहिए, कैसे हम अपने आप को एक बेटर प्रेजेंट कर सकते हैं, ये आपको हर प्रोफेशन में होता है। ठीक है। सिर्फ टीचर में नहीं होता है कि आप साड़ी ही पहनोगे तो आप एक अच्छे टीचर कहलाओगे, ऐसा है, लोग कहते हैं और बहुत प्रेफर करी जाती हैं साड़ियाँ, स्पेशली जो फीमेल स्टाफ है, फीमेल स्टाफ ही है इनफैक्ट, स्पेशली क्या। लेकिन आजकल आप देखें तो ट्राउजर्स हो गए, शर्ट्स हो गए, कॉट सेट्स हो गए, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम देख रहे हैं टीचर्स पहन रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। कारण क्या है कि हमने बहुत दायरा सेट कर लिया कि अगर आप टीचर हो तो आप खुल के आप अपनी जो है लाइफ है वो स्पेंड नहीं कर सकते, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा घूम रहे हैं, आप अपनी पर्सनल लाइफ को बहुत ज़्यादा शेयर नहीं कर सकते। आपने कहीं बर्थडे पार्टी करी, अपनी फैमिली के साथ डिनर किया, तो आपको वो कहीं डालना नहीं है, पोस्ट नहीं करना है। आप टीचर्स हैं तो आप ऐसे नहीं करेंगे, आप टीचर्स हैं तो आप वैसे नहीं करेंगे। अब अगर जैसे मैं प्रिंसिपल हूँ तो आप प्रिंसिपल हैं तो आप बहुत ज़्यादा अपने स्टाफ के साथ मैचअप नहीं करेंगे, तो आपको कोई सीरियस नहीं लेगा, ठीक है। तो सीरियस लेने के लिए हमें क्या करना है? क्या हमें हमेशा एक हिटलर बन के रहना है? हमारी लाइफस्टाइल इतनी ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस में बांध दी हैं कि टीचर्स की लाइफ ग्लोरीफाई कोई करता ही नहीं है। टीचर्स हैं तो मतलब वो उनकी लाइफ में लग्जरी आ ही नहीं सकती।
टीचर्स हैं तो मतलब वो एक बहुत ज़्यादा लेविश लाइफ जी ही नहीं सकते। क्यों नहीं जी सकते? मैम इसलिए बच्चा छोटा सा एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि पुराने टीचर्स में और नए टीचर्स में क्या डिफरेंसेस है? पुराने टीचर्स क्या वैल्यू ऐड करते थे स्टूडेंट्स के लिए, और आज के टीचर क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं? थोड़ा सा इस बारे में थोड़ा जानना चाहता हूँ। पहले की अगर मैं बात करूँ आपको, जो हमारे टीचर्स हैं आज भी हैं, हम अपने टीचर्स के साथ बहुत टच में हैं, तो कहीं ना कहीं 80% उनका शौक है टीचिंग का। वो टीचर बनना चाहते थे, चाहे वो जेंट्स हो चाहे वो लेडीज़ हो। आज के टाइम पे अगर आप कुछ नहीं बन पा रहे हो, यूथ की बात कर रही हूँ मैं स्पेशली, तो टीचर तो फिर आप कहीं लग ही जाओगे, 10-12 हज़ार रुपए की आपकी जॉब लग जाएगी। तो क्या होता है, वो पेशेंस नहीं है आजकल के जनरेशन में टीचिंग में। हमारे टाइम पे जो टीचर्स थे, या जो आप पुराने टीचर्स मान लीजिए, उनके साथ और सारी चीज़ें नहीं थी, या पहले शायद एजुकेशन उस लेवल पे इतना डिमांड नहीं करती थी टीचर से इतना ज़्यादा कि टीचर को सब कुछ करना है। अगर एक हिंदी का टीचर है तो हिंदी का टीचर अपना सब्जेक्ट पढ़ाते थे, और अपना सब्जेक्ट पढ़ाने के बाद वो चले जाते थे, उनके ऊपर जिम्मेदारी दूसरी चीज़ों की नहीं थी। अगर मैं आज की बात करूँ तो आज एक टीचर पे जिम्मेदारी बहुत सारी है स्कूल्स में। अगर मैं बात करूँ तो कि एक टीचर अगर स्कूल में इवेंट आ रहा है तो उस टीचर को, एक टीचर को ये पता ही नहीं है कि उसके पास कितने टास्क असाइन हैं। तो कहीं ना कहीं एक लिमिटेड चीज़ में, एक लिमिटेड रेम्यूनरेशंस में टीचर बहुत सारे काम कर रहा है, तो वो प्रेशर वो कहाँ निकालेगा, वो फ्रस्ट्रेशन कहाँ निकालेगा? मैम एक क्वेश्चन और यहाँ पे आ रहा है कि आपने बोला कि एक अच्छा टीचर ये सोच के आता था कि मुझे पढ़ाना है, आज वो बाय चांस आ रहा है, या वो मजबूरी में आ रहा है, वो 10-12 हज़ार ले रहा है या 20 हज़ार ले रहा है, तो क्या वो वैल्यूज ऐड कर पा रहा है बच्चों के लिए जो पहले टीचर्स करते थे? और यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछ रहा हूँ साथ में कि पहले हम भी पढ़े, आप भी पढ़े हैं, तो हमारे माँ बाप लेके जाते थे टीचर्स के पास कि हड्डी वापस कर देना, मांस उतार देना। आज ये चीज़ कहीं ना खो गई है। अभी अगर कोई टीचर कुछ कह देता है तो पेरेंट्स सबसे पहले आते हैं। अब ये दो कंडीशन हो गई है कि टीचर खुद भी नहीं करना चाह रहा है, और अगर वो कर रहा है तो उसको फैमिलीज या पेरेंट्स नहीं करने दे रहे। तो आप प्रिंसिपल हैं, आपको ज़्यादा पता होगा, तो मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ ये सच है या झूठ है? नहीं, 90% तक सच है कि अब इतने ज़्यादा रूल्स बना दिए गए हैं, और बहुत सारी गाइडलाइंस हैं जो हमें ही नहीं, बच्चों को भी, पेरेंट्स को भी पता होती हैं कि आपके प्रॉब्लम ये है कि बच्चे की राइट्स सबको पता है। अब आप राइट्स तो आपको पता है, लेकिन उसके बाद आप जिम्मेदारी सारी छोड़ दे रहे हो स्कूल के ऊपर ना। स्कूल सिर्फ 2 बजे तक या 2:30 बजे तक बच्चे को पढ़ा सकता है और तभी तक की जिम्मेदारी ले सकता है। अब आप ये उम्मीद करें कि जो एक मॉरल वैल्यूज़ हमें देनी है अपने बच्चे को, जो संस्कार हमें देने हैं बच्चे को, वो भी स्कूल दे, ठीक है? तो पूरी जिम्मेदारी हो गई स्कूल की। रिसेंटली मैं आपको बताती हूँ कि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन सब आ गए हैं इंडिया में कि जो एक तरीके से कह लीजिए कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं आपके बच्चे का। ठीक है। अब आप पेरेंट्स की उसमें देखिए खुशी। आप खुशी क्या है, कॉन्ट्रैक्ट ऐसा हो जाता है कि आप हमें साल का 1,90,000 या 80,000 आप हमें दें, और उसके बाद आपको कुछ नहीं करना अपने बच्चे के साथ। अब ये शब्द सुनते ही ना पेरेंट्स की आंखों में चमक आ जाती है, अरे वाह, हमें कुछ नहीं करना। हमें कुछ नहीं करना से मतलब क्या है, आपको उसे पढ़ाना नहीं है, आपको उसे होमवर्क नहीं पढ़ाना, आपको उसे घर में कोई असाइनमेंट नहीं कराना, आपको घर में कोई प्रोजेक्ट नहीं कराना, आपको कुछ नहीं कराना। सारी जिम्मेदारी आपकी है, बच्चे की, हमारी है। हम आपका बच्चा भी आपको 4 बजे के बाद सौंपेंगे, तो मतलब आप 4 बजे तक के लिए और भी फ्री हो। तो ये क्या है, एक बोनांजा ऑफर हो गया पेरेंट्स के लिए। अब इसके बाद ठीक है, अगर पेरेंट ये पूछे कि मेरे बच्चे को कुछ नहीं आया, तो इसमें गलती कहीं ना कहीं कहाँ है? पेरेंट खुद भी तो इनिशिएटिव नहीं लेना चाह रहे हैं ना इस चीज़ का। वो तो खुश हैं कि हमारा बच्चा 4 बजे तक एक इंस्टीट्यूट में बैठा है, पढ़ रहा है, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप का हो। हम अपने बच्चे को बैठ के होमवर्क कराएं, हम अपने बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, हम वॉच करें कि हमारा बच्चा किनके साथ घूम रहा है, या हमारे बच्चे को हमें कितना स्क्रीन टाइम देना है, या कितना अपने बच्चे के साथ एक क्वालिटी। देखिए, बच्चा ही होता है। वो बड़े बच्चे थोड़ा समझदार हो जाते हैं, उनके फ्रेंड्स बन जाते हैं, तो वो दुनिया समाज से सीखने लग जाते हैं। हमारे यहाँ एक कहावत है, कहते हैं कि आप अपने बच्चे को हमेशा सही बताओ और सब कुछ बताओ।
क्योंकि अगर आप अपने बच्चे को सही और सब कुछ नहीं बताओगे तो समाज वही बातें आपको बच्चे को गलत तरीके से और बहुत गलत सिखाएगा। हम्म तो अपने बच्चे फिर बाद में पेरेंट्स कहते हैं जितना भला इनका हम चाहते हैं उतना तो कोई चाहता नहीं है। बिल्कुल एग्जैक्टली। बट उसके लिए हमें भलाई के लिए हमें करना पड़ेगा ये चीज़ें, हमें एक स्कूल के साथ हैंड मिलाना पड़ेगा, टीचर्स के साथ, कि आप 50% दो, 50% हम देंगे, तभी बच्चा 100% जीतेगा। तो मैम इसका मतलब ये होता है कि आज जो पेरेंट्स 90% पेरेंट्स हैं उनको फ्रीडम चाहिए हम्म, कि बच्चा तो हमने पैदा कर दिया बट पाल कोई और रहा है, हम्म, जो वैल्यूज ऐड कर रहा है वो दूसरा बंदा कर रहा है, और हम एक्सपेक्टेशन ये रख रहे हैं कि वो जब बुढ़ापे में पहुंचेगा फिर वो हमें एज अ चाइल्ड हमारी केयर टेक करे। तो क्या पॉसिबल है वो चीज़? तो बच्चा तो ये देख रहा है ना कि जब हम छोटे थे तो हमारी केयर किसने करी। तो मैम मैं ओपिनियन जानना चाह रहा हूँ इसके ऊपर, आपका क्या ओपिनियन है? मोस्टली यही तो होता है ना अब आज के टाइम पर भी। आज के टाइम पे एवरीवन इज बिजी फॉर अर्निंग देयर ओन ब्रेड्स, तो लोगों के पास टाइम नहीं है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो आज भी अपने पेरेंट्स के लिए बहुत टेक केयर करते हैं और करना तो हमेशा चाहिए ही। देखिए पेरेंट्स और टीचर, आपके प्लेटफॉर्म से मैं ये कहना चाहती हूँ सबको कि ये जो पेरेंट्स होते हैं और आपके टीचर्स होते हैं, यही ऐसे दो लोग होते हैं जो आपके लिए सेल्फलेस काम करते हैं। क्योंकि आज जो हम कमा रहे हैं, लाइक मैं अगर प्रिंसिपल हूँ या मैं किसी और सोर्स से कमा रही हूँ, तो मैं इसलिए कमा पा रही हूँ क्योंकि मैंने एक अच्छे टीचर्स से पढ़ाई करी है, मुझे अच्छे टीचर्स ने पढ़ाया है। तो क्या मैं अपनी मंथली सैलरी में से उन्हें कुछ % दे रही हूँ अपना, या अपनी अर्निंग का दे रही हूँ? नहीं दे रही। लेकिन इन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ इन्वेस्ट किया है, तो हम इनको कभी रिटर्न तो कर ही नहीं पाते हैं। ना हम अपने पेरेंट्स को कर पाते हैं, ना हम अपने टीचर्स को कर पाते हैं। इनके अलावा अगर तीसरा आपको कोई कुछ समझा रहा है तो मेरे हिसाब से वो हमें 100 बार सोचना चाहिए कि हमें समझना है या नहीं समझना है। स्कूल कॉलेजेस में इक्वालिटी और रिस्पेक्ट की बात करी जाती है कि इक्वालिटी मीन्स कि बेटे और बेटी में फ़र्क नहीं है। क्या जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं और जा वो प्रिंसिपल है, जा उस फाउंडेशन का कोई भी मेंबर है, उनका घर के हालात कैसे हैं, जा होते होंगे? क्या जो वो पढ़ा रहे हैं कि वो अपने बच्चों को बता रहे हैं? थोड़ा इस पे जानना चाहूँगा, क्योंकि जो मेरे को लगता है, जो मैंने नोटिस किया है, सिर्फ पढ़ाया जा रहा है। कहीं ना कहीं टीचर्स, गलत नहीं बोलूँगा, बट एक जब वो घर जाते हैं एज अ मदर बात कर रहे हैं, एज अ फादर बात कर रहे हैं, और वो बात कर रहे हैं जो बात शायद हम स्कूल में गलत बोल के आए हैं और घर जाके हम उसको सही प्रूफ कर रहे हैं बच्चों के सामने। इस पे मैं जानना चाहता हूँ। अगर मैं देखिए सब टीचर्स तो अपने घर में क्या कर रहे हैं उसका तो मुझे नहीं पता, क्या करना चाहिए ये मैं बता सकती हूँ, और क्या हम कर रहे हैं एज मेरे भी 2 बच्चे हैं। एक बच्चा अभी मेरा नहीं जाता स्कूल, लेकिन एक तो जाता है। तो एज अ पेरेंट मैं भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हूँ, एज अ मदर बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हूँ कि ऐसा मुझे कौन सी एक्टिविटी अपने घर में करनी है और नहीं करनी है जिसको मुझे कल को अपनी बेटी को रोकना है, और मुझे रोकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर मैं वो एक्टिविटी घर में नहीं करूँगी। लाइक जैसे गाली देना, हाँ, अब्यूज़ करना, या फिर गॉसिपिंग करना, या फिर किसी के लिए बैड वर्ड्स बोलना, या घरों में बहुत चलता है कि आपस में रिलेटिव्स की या इसकी या उसकी आप थोड़ी बैक बिचिंग कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। तो वो क्या होता है, बच्चा सब ऑब्जर्व करता है। आप अपने घर, बहुत सारे तो घरों में बच्चों को ये कंफ्यूजन ही रहते हैं कि हमारी चाची या हमारी बुआ या हमारी मौसी बुरी क्यों है। वो बुरी तो है ही नहीं ना, हमारे साथ तो प्यार से ही है। वो बुरी इसलिए है क्योंकि वो घर में सुन रहे हैं। वो घर में सुन रहे हैं कि बुआ ने ऐसा कर दिया, कि चाची ने ऐसा कर दिया, कि ताई ने ऐसा कर दिया। और वही चीज़ बच्चे, अगर किसी घर का बच्चा आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, चाहे वो आपके रिलेटिव का बच्चा हो, आपके स्कूल में बच्चा हो, या कोई भी हो, तो 110% उसके घर में आपके लिए डिसरिस्पेक्ट की जा रही है, इसीलिए वो आपकी डिसरिस्पेक्ट कर रहा है। ये घर का माहौल हमें सुधारना पड़ेगा, और ये बहुत क्लियर सी चीज़ है। अगर घर में किसी की भी, आप अगर अपनी पड़ोसी की भी के लिए भी कुछ गलत बोले ना, और आपका बच्चा अगर उसे सुन रहा है, तो वो अगले दिन से पड़ोसी को नमस्ते करना बंद कर देगा, क्योंकि उसे तो पता होगा कि वो फलाना आदमी क्या कर रहा है, क्योंकि उसे तो मम्मी पापा ने बता दिया घर में। प्रॉब्लम यह है कि हमें फिल्टर करके बात करनी चाहिए आजकल, कि हमारे बच्चे से हमें क्या बात करनी है, हमारे बच्चे के सामने, बच्चों के सामने हमें क्या बात करनी है। फिर अगर हमारा बच्चा कुछ किसी भी थर्ड पर्सन के आगे कुछ गलत बोलता है तो हम उसे डांटते हैं। तो बच्चा ये भी तो कह सकता है कि कल ही तो आप ये बात कर रहे थे, तो मैंने तो आपको डांटा नहीं। और बहुत जल्दी ये समय आएगा, क्योंकि हम इतना ओपन हो गए हैं,
इतना ओपन हो गए हैं हम बच्चों से। अब आप देखिए कि पेरेंट्स कहते हैं कि बच्चा हमारी रिस्पेक्ट नहीं करता। बहुत सारे पेरेंट्स की कंप्लेंट आती है कि बच्चा पापा से डरता है, मम्मी से नहीं डरता। पापा, ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है, क्योंकि आपने इक्वालिटी की बात करी है कि क्यों डरेगा वो? तुम डरा ही नहीं रही हो। तुम क्या कह रही हो? आने दे तेरे पापा को। अरे पापा को आने की वेट क्यों कर रही हो? उससे पहले ही उसे समझाओ। आप डराओ ना बच्चे को। आप तो खुद वेट कर रही हो पापा के आने का कि पापा शाम को आएंगे, फिर उसे डांटेंगे। तो बच्चे के दिमाग में तो वो नैरेटिव सेट हो गया ना कि मुझे डरना किससे है? पापा से। ये तो यही तो कहेंगे कि आने दे तेरे पापा को। हम एज अ विमन अपने लिए स्टैंड नहीं लेते। फिर हम बात करते हैं कि बच्चे हमसे डरते नहीं। बच्चे मम्मी की नहीं सुनते। बड़े सारे पेरेंट्स आते हैं, कहते हैं मैडम वो ऐसा है ना, मुझे आना पड़ा क्योंकि अपनी मम्मी की तो ये सुनता नहीं है। मैं कहा आप सुनते हैं? अगर आप बच्चे के सामने अपनी मम्मी की सुनेंगे तो ये भी अपनी मम्मी की सुनेगा। प्रॉब्लम ये है कि बच्चा सिर्फ रोल प्ले करता है जैसा आप कर रहे हैं। ये मेरा बहुत दृढ़ मानना है। सोसाइटी में एक टॉपिक है कि उस घर की औरत गलत है तो शायद उस घर का सत्यानाश हो गया। बट क्या वो सच में गलत होती है या उसको सिर्फ दिखाया जाता है? तो एक बहुत ज़्यादा एक हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक स्लोगन निकाला हुआ है कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, है ना? बट समाज के हिसाब से क्या है कि हम एज अ सोशलिस्ट और अपना पॉलिटिकल चीज़ें चमकाने के लिए हम लोग कभी-कभी ऐसे नारे लगाते भी हैं, है ना? अपने आप को एक्टिविस्ट दिखाने के लिए, सोशल जस्टिस के लिए करने के लिए हम करते भी हैं। बट कहीं ना कहीं हमारे मन में ये होता है कि बेटी पढ़ाओ तो, बेटी बचाओ तो, लेकिन दूसरे के घर की, अपने घर की नहीं। वो शुरुआत हम अपने घर से नहीं करते हैं। क्या है कि ये जो बेटी पढ़ाओ वाला स्लोगन है, ये चेंज होके बच्चा पढ़ाओ होना चाहिए। आजकल दोनों को ही एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है, दोनों को ही, एक को नहीं। बच्चे को, बेटे को ये बताना बहुत ज़रूरी है कि आपको सामने वाले की रिस्पेक्ट कैसे करनी है, और आप अनोखे नहीं हो। जो आपके लिए कोई एक स्पेशल एक सर्वेंट आएगा आपसे शादी करके और आपके लिए खाना बनाएगा और आपके घर को साफ़ करेगा, आपके यूटेंसिल्स क्लीन करेगा, आपके कपड़े साफ़ करेगा। हमें बेटों को भी ये बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इक्वालिटी यहीं से शुरू होती है। जब एक बेटी बाहर निकल सकती है, अर्न कर सकती है, बेटों से ज़्यादा अर्न कर सकती है, तो दोनों का मेंटली एंड फिजिकली बर्डन भी शिफ्ट होना चाहिए। जब फाइनेंशियली बर्डन शिफ्ट हो रहा है तो दोनों बर्डन शिफ्ट होने चाहिए, एक बर्डन शिफ्ट कभी नहीं होना चाहिए। बेटियों के हिसाब से बेटों को घर के काम समझाने ज़्यादा ज़रूरी हैं आजकल, लेकिन हर जगह ऐसा नहीं भी हो रहा है। कई जगह बेटे भी बहुत ज़्यादा दब रहे हैं। देखिए, कोई भी पहलू ना एक सा नहीं होता है, ठीक है? रही बात अपने अधिकारों के लिए बोलना, तो अपने अधिकारों के लिए हमें बिल्कुल बोलना चाहिए। जैसे बेटों को एक लाइफ मिली है, ऐसे हमको भी एक ही लाइफ मिली है। अब आजकल कितने सारे केसेस हो रहे हैं और हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट्स और जजेस जो हैं वो ये स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि इट्स बेटर टू बी अ डिवोर्स्ड डॉटर रादर दैन अ डेड डॉटर, है ना? तो वो अब ये मानसिकता चेंज कैसे हो रही है लोगों की? ऐसे ही तो हो रही है। चीज़ें बचाओ, उतनी बचाओ जितनी बचाने में आपकी खुद की लाइफ और आपकी अपनी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो बिल्कुल दांव पे ना लगे। जो इस दुनिया में है, जो जी रहा है, वही अच्छा बुरा सब भोग रहा है। मैम, कैरेक्टर असोसिएशन एक वर्ड है, बट मुझे ये लगता है कि अनपढ़ लोग कम करते हैं, पढ़े लिखे लोग ज़्यादा करते हैं। पढ़े लिखे लोग जो मेंटली एजुकेटेड नहीं है बट वो एजुकेटेड है बाय चांस, जब किसी लड़की द्वारा या किसी महिला द्वारा जब उस पर एलिगेशन आते हैं कि इस महिला ने ऐसा किया, तो सबसे पहले उसके कैरेक्टर पे हाथ आता है कि हमें पता है ये कैसे वहां तक पहुंची होगी, हमें पता है ये करके पहुंची है। उसके गालियां दी जाती हैं, कैरेक्टर को गंदा बोला जाता है। तो क्या कोई लड़की सच में रियल स्ट्रगल करके ऊपर तक जाती है, सक्सेस उसको मिल रही है, फिर भी ये चीजें होती हैं उसके साथ, तो क्या वहां पे कुछ चेंजेस हमें करने चाहिए लीगैलिटी में, सोसाइटी में? या हमें, और मैंने यहां तक भी देखा है कि कई बार पेरेंट्स
अपनी डॉटर का साथ नहीं देते इस चीज में कि तू गलत होगी, तो शायद लोग ऐसे कह रहे हैं। हो सकता है उनका डर हो वो, या हो सकता है कि वो लोग ये सुनना ही नहीं चाह रहे हैं कि हमारी डॉटर सही है, वो लोगों को सुनना चाह रहे हैं। तो आप एक पोस्ट पे भी हैं, आप लोगों के बीच में रहते भी हैं, आपके सामने ऐसे केसेस भी आते होंगे, तो मेरे को ये जानने में बहुत क्यूरियोसिटी हो रही है कि आप उन चीजों से कैसे निकलते हैं, या कैसे निकलना चाहिए उन लड़कियों को ये सारी चीजें फेस कर रही हैं। देखिए, मेरा तो एक ही मानना है और बहुत अच्छे एक्सपीरियंस के साथ मैं ये चीज़ बोल रही हूँ कि ऐसे लोग जो आपके कैरेक्टर का असैसिनेशन करते हैं। अच्छा, पहली बात तो ये वो बताएं आप कि कैरेक्टर एक लड़की का या एक लेडी का खराब होता है, किसके साथ खराब होता है? मैन के साथ। बट ऑब्वियस सी बात है ना। और उसके बाद आप ये बात बोल रहे हैं, तो अगर दोनों तरफ से सेम वाइब्स हैं या दोनों तरफ से सेम चीज़ें हो रही, ज़बरदस्ती तो कोई किसी के साथ नहीं कर सकता आज के टाइम पर। तो फिर एक को बोलने का तो अधिकार होना ही नहीं चाहिए, एक के लिए तो। अच्छा, रही बात कि समाज आपके लिए क्या बोल रहा है, दुनिया आपके लिए क्या, देखिए अगर आप सही हैं और आप बिल्कुल सही हैं, तो आपके मुँह पे कोई आपके लिए कभी कुछ नहीं बोल पाएगा। और अगर आपके फेस पे वो बिल्कुल आपसे आई कॉन्टैक्ट करके आपके लिए कुछ ऐसा बोले, तो फिर आप उसे छोड़िए मत। किसी हद तक मत छोड़िए, किसी भी हद तक। तो लीगल तौर पे तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप अपने आप को इतना हार्म मत होने दें या अपने आप को इतना नुकसान मत पहुँचाने दें, ना मेंटल तौर पे किसी के कहने से या कुछ भी, कि लोग आपको, क्योंकि हमारे पेरेंट्स आजकल बहुत एक ट्रेंड चल रहा है, बहुत रील्स आ रही हैं, ये 2-4 जो केसेस हुए हैं कि भाई हम अपनी बच्ची जेल से निकाल सकते हैं, लेकिन कब्र से नहीं निकाल सकते, है ना? तो मैम यहाँ पे मेरे को जो मैंने अभी तक देखा है कि 90% रोल तो पेरेंट्स का है। हाँ, पेरेंट्स का है 90% रोल। पेरेंट क्योंकि जब वो लड़की कह रही है कि मेरे साथ बुरा हो रहा है, मेरे साथ गलत हो रहा है, मेरे साथ ये चीजें हो रही हैं, तो उसको ये बोला जाता है बेटा तेरा घर है, हम तुझे तो रख नहीं सकते, तुझे वहीं रहना है, तू एडजस्ट कर, तू वहां पे रह, तू मना, तू रो के मर जा, मरते मरते मरी जा। तो उस जगह पे आप पेरेंट्स को लीगैलिटी के फॉर्म में कहाँ दे सकते हैं, जहाँ हम उसको खड़ा कर सकते हैं कटघरे में, या नहीं कर सकते, जहाँ हम उसको पेरेंट्स समझ के छोड़ देंगे कि ये पेरेंट्स हैं, हम इनको कुछ नहीं कर सकते। नहीं, देखिए पेरेंट्स का तो खैर एक बहुत बड़ा रोल होता है। और अभी रिसेंटली मैंने एक अपने ही पेज से एक वीडियो भी बनाई थी, जिसमें मैंने ये रिक्वेस्ट करी थी पेरेंट्स से कि आप अपनी बेटी को चाहे मर्जी चाहे 50-60 लाख की गाड़ियाँ या बहुत सारा दहेज दे के विदा मत करिए, लेकिन आप बेटी को एक कॉन्फिडेंस दे के, एक वादा दे के विदा करिए कि तुम्हारे जो अपने लोग हैं, तुम्हारे जो पेरेंट्स हैं, वो तुम्हारे लिए 24/7 खड़े हैं। देखो, एक लड़की का घर टूटना और उसका घर अपने घर वापस आना और उसको अपनी लाइफ में दोबारा से स्टेब्लिश होने में जो उसके पेरेंट्स होते हैं, उसका उनका मतलब आप मान के चलिए बहुत बड़ा रोल होता है। आपके सर्वाइवल में उन पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है। कहीं न कहीं जब पेरेंट्स, बच्चा देखता है, बेटी देखती है कि उसके पेरेंट्स जो हैं वो मेंटली स्ट्रॉन्ग है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना। आपके अगर फादर या मदर आपकी पीठ थपथपा के ये कह देंगे कि दुनिया क्या बोल रही है, उससे हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता, तुम अपना करो, तो वही ही लड़की आगे जा पाती है, वही लड़की बन पाती है। अब रही बात कि दुनिया क्या कहती है, तो देखो दुनिया तो बिल भरते नहीं है आपके, है ना? आपका जो भी स्ट्रगल, दुनिया का क्या है, दुनिया ने बोल दिया, है ना? और बोलने के बाद वो कौन-सा आपके बेटी, आपके बच्चों के, आपके मोबाइल के, या आप अगर कोई लीगल बैटल लड़ रहे हो तो आपके एडवोकेट्स के, या कौन से बिल भरने आ रहा है समाज? समाज तो बिल भरने ही नहीं आ रहा है ना। और समाज तब तक बोलता है जब तक उनकी अपनी बेटियों पे ये बात नहीं आती है। जब अपनी-अपनी बेटियों पे बात आती है तो वही उसी समाज की बोलती बिल्कुल बंद हो जाती है। तो अगर आप में स्किल्स हैं, आप में डिटर्मिनेशन है, और एक चीज़ है कि आपकी नीयत साफ़ है। ये मैं आपको एक बहुत फैक्ट की बात बता रही हूँ। ये मैंने एक्सपीरियंस कराया है सर, कि अगर आपकी नीयत अच्छी है, तो 10 लोग आपको मिलेंगे जो आपको पुल डाउन करेंगे, लेकिन कहीं न कहीं आपको 15 लोग वो मिल जाएँगे जो आपको पुल अप करते हैं। मैम ये एजुकेशन कॉर्पोरेट वर्ल्ड बनता जा रहा है, इसमें जो चीज़ें बाहर निकल के आ रही हैं वो यहाँ तक आ रही हैं कि अब टीचर भी सेफ नहीं है स्कूल्स कॉलेजेस के अंदर, उनके साथ भी हैरेसमेंट होता है, उनके कैरेक्टर पे उंगलियां भी उठाई जाती हैं,
तो वो जो शिक्षा का मंदिर हम बोलते थे या बोलते हैं, अगर वो शिक्षक ही या जो शिक्षा देने वाला है, जो आगे फ्यूचर क्रिएट करता है या बना रहा है, अगर वहीं पे ये चीज़ हो रही है, तो क्या जो बोर्ड है, जो गवर्नमेंट है, क्योंकि जितने ही उन्होंने एक लीगल फॉर्म बना रखा है कि उसको निकाल दिया जाएगा, टर्मिनेट कर दिया जाएगा, या कुछ हद तक उनको पेनल्टी कर दी जाएगी, सज़ा कर दी जाएगी, बट वो मेंटली कितना टॉर्चर हो रही है। और मुझे जहाँ तक लगता है कि अगर मैंने किसी एक एक्टर पे एक बार उंगली उठा दी, तो वो ऐसे स्प्रेड होती है सोशली कि वो जहाँ भी जाएगी उसको वो चीज़ उससे पहले मिलती है। तो इसके लिए क्या हम कुछ कर सकते हैं? एक एज अ महिला आप कुछ एडवाइस देना चाहते हो कि स्कूल कॉलेजेस में ये चीज़ होनी चाहिए? किसी के एमडी द्वारा, किसी के प्रिंसिपल द्वारा, किसी के क्लिक्स द्वारा ये चीज़ें होती रही हैं और ये अमूमन सोशल मीडिया पे स्प्रेड होती है। तो उस कंडीशन में एज अ वूमेन आप क्या कहना चाहेंगे कि वो कैसे सही हो सकती है या वो ऐसी चलती रहेगी? देखिए, कोई भी समस्या ऐसी तो होती नहीं है जो सही नहीं हो सकती। अगर समस्या है तो उसका समाधान भी ज़रूर है। समाधान हमारे ही ऊपर है। हम किसको कितना एंटरटेन करना चाहते हैं, ये हम पर डिपेंड करता है और हम अपने लिए कितना स्टैंड लेना चाहते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। देखिए, मैं अगर ये चाहूँ कि मैं किसी एक ऑल्टो में फ़रारी के टायर लगा लूँ और मेरी ऑल्टो फ़रारी बन जाएगी, बन जाएगी क्या? नहीं बनेगी। नहीं। उसमें वो इंजन लाना पड़ेगा। तो वो गुर्दा लाना बहुत इम्पोर्टेंट है अपने लिए कि अगर आपके साथ कहीं पे भी कुछ गलत हो रहा है तो यू शुड स्पीक अबाउट इट। और बिल्कुल उसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप गलत नहीं है तो आपको डरने की ज़रूरत है ही नहीं। और किसी भी व्यक्ति में इतनी ताकत नहीं होती है जो वो आपको ख़त्म कर दे या वो आपके लिए कुछ, कोई भी, देखिए, किसी भी तरीके की चीज़ें हो चाहें, ठीक है? आप अगर अपना काम अच्छा कर रहे हो तो आपको, अगर मैंने आपको बताया कि लोग आपको पुल डाउन करने वाले मिलेंगे, तो आपको 4 लोग दुनिया में अभी इतने सारे ही, मतलब 100% लोग गलत नहीं है। 100 में से अगर वो 100 में से वो कुछ लोग आपको ज़रूर मिलेंगे चुनिंदा, जो आपके लिए काम करना चाहेंगे, जो आपको हेल्प करेंगे, जो आपके लिए रास्ते खोलेंगे। तो ऐसा नहीं है, बट हाँ, हमें अपने किरदार का पक्का होना चाहिए। लोग आपके लिए कुछ भी बोलते हैं, क्या वो, और ज़्यादातर लोग आपके लिए वही बोलते हैं। देखो, लोग क्रिटिसाइज़ उसी को करते हैं, या तो वो उस जैसा बनना चाहते हैं, ठीक है? या फिर उनको पता लग जाता है कि हम इस जैसे बन ही नहीं सकते। तो जो मेरी जैसी लाइफ़ स्पेंड करना चाहेगा, ठीक है? या अगर वो सीखना चाहेगा पॉज़िटिव वे में, तो शायद वो मुझसे इंस्पायर होगा और सोचेगा कि अरे नहीं, मैम जैसा कर रही हैं या मैम जैसी हैं, मुझे वैसा करना है, नो मैटर व्हाट, ठीक है? अब अगर मैं मैम जैसा नहीं कर पा रहा हूँ, एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ मैं, कि अगर हम किसी व्यक्ति जैसा बनना चाहते हैं और हम बन नहीं पा रहे हैं, तो हम बहुत ईज़िली क्या करने लग जाते हैं, उसे पुल डाउन करने लग जाते हैं, उसके लिए क्रिटिक्स करने लग जाएँगे। तो मेरे हिसाब से इतना लाइट अपने आप को रखना चाहिए कि आपको ये चीज़ें बड़ी-बड़ी फ्री की पीआर समझनी चाहिए, है ना? मैम, एक छोटा-सा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मेरी एक फ्रेंड है, उसके साथ एक वाक़या हुआ था कि वो कहीं पढ़ा रही थी और उसके रिलीजन्स पे बात होती है। जब आप उसको अपॉइंट करते हो, जब आप उससे काम करवा रहे हो, जब वो आपके कॉर्पोरेट वर्ल्ड को ऊपर लेके जा रही है, तब आप उसका धर्म नहीं दिख रहा है। बट जब वो खुद के लिए स्टैंड कर रही है, वो खुद के लिए खड़ा होना चाह रही है, तब आप उसके धर्म के बीच में लेके आ रहे हो। तो मैम, क्या एजुकेशन के मंदिर में वो धर्म का एक कॉलम होना चाहिए? क्या राय है आपकी? देखिए, एजुकेशन में तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा होता नहीं है, मैंने नहीं देखा है। एजुकेशन तो सर्वधर्म समभाव है। मतलब सारे ही धर्म एजुकेशन से बड़े नहीं होते हैं। एजुकेशन सबसे बड़ी है। अगर आप शिक्षा कहीं दे रहे हैं तो उसमें धर्म का तो कहीं से कहीं तक कोई काउंट ही नहीं आता है। और अगर सच एज़ ऐसा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ऐसा कर रहा है तो बिल्कुल उसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए। और पर्टिकुलर किसी कैंडिडेट के साथ हो रहा है तो उसे ज़रूर पूछना चाहिए कि ऐसा कहाँ लिखा है, या तो आप ऐसा पहले क्लियर कर दें कि भाई
ये एज सच हमारी ऑर्गेनाइजेशन है और इन तरीके के लोगों को हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हम काम नहीं देंगे या काम नहीं मिलेगा। जो चीज़ आप देखिए क्लियर बोल नहीं सकते, जो क्लियर चीज़ आप लिख के नहीं दे सकते, तो वो चीज़ होनी भी नहीं चाहिए, और अगर हो रही है तो ये बहुत गलत है। शिक्षा में तो इसका कहीं से कहीं तक कोई अस्तित्व नहीं है। मैम, क्या आपको नहीं लगता है कि आज के टाइम पे ये एजुकेशन का जो मंदिर हम बोलते थे, अब वो मंदिर नहीं रहा, अब वो एक बैक बिचिंग की स्टेज बन चुकी है, जिसमें शायद कोई टीचर की बैक बिचिंग कर रहा है, मालिक नौकर की कर रहा है, या टीचर्स की कर रहा है, मैनेजमेंट की जा रही है, और ये हर जगह पे हो रहा है। तो क्या ये कुछ वैल्यूज ऐड कर पाएंगे बच्चों में जो खुद इस चीज़ को वैल्यू नहीं दे रहे? मैं पहले भी मैंने आपके क्वेश्चंस का ये इसमें आंसर दिया है कि बच्चे वही अडॉप्ट करते हैं जो वो सुनते हैं, और ये चीज़ हम भी कई बार बोलते हैं, जो हमारे जूनियर्स हैं, हमारे टीचर्स हैं या हम हैं, हम इन चीज़ को बार बार अडेप्टेशन के लिए सोचते हैं और करनी भी चाहिए। कि देखिए, अगर आप क्लास में एक टीचर गया और वो अगर दूसरे टीचर के बारे में पूछ रहा है कि फलाना सर या मैम कैसा पढ़ा रही हैं, अगर वो अच्छा पढ़ा रहे हैं तो मोस्टली 80% ऑफ टीचर्स को वो चीज़ ख़राब लगती है। उन्हें चाहिए कि जो बच्चे हैं वो उनके बारे में नेगेटिव फीडबैक दें, सो दैट हम और बच्चों के साथ डिस्कशन करें। अगर देखिए, हर एक पर्सन को ये चीज़ समझ में आ जाएगी ना कि अगर आज मैं किसी के लिए कोई बैक बिचिंग कर रहा हूँ या कुछ ख़राब रिमार्क दे रहा हूँ या ख़राब बोल रहा हूँ, ठीक है, तो सुनने वाला मेरे उठते ही मेरे लिए भी बोलेगा। जो बोल रहा है और जो सुन रहा है, दोनों ही लोग इक्वल इस चीज़ के भागीदारी होते हैं। और आप अगर इतिहास देखेंगे ना, तो ये बहुत ज़्यादा जो कॉन्स्पिरेटर्स होते हैं, बहुत ज़्यादा गॉसिपिंग्स वाले होते हैं कि आप किसी के मुंह पे कुछ हो, आप पीछे कुछ हो, ठीक है, या आप तरह तरह की कहानियाँ, स्टोरीज किसी के लिए भी बना रहे हैं। आपने देखा होगा ऐसे लोग बहुत आगे तक नहीं जाते हैं, उनके आगे जाने की ना एक सीमा होती है। गीतिका मैम को एरोगेंट बोला जाता है। मैम, इसका मेरे को आंसर चाहिए। गीतिका मैम एरोगेंट है? हाँ। जहाँ गीतिका मैम जो काम करवा रही हैं, जहाँ बोल देती हैं, इसलिए वो एरोगेंट है। वो एरोगेंट है या नहीं? अगर वो एरोगेंट है तो सबके लिए या किसी किसी के लिए? देखिए, एरोगेंसी जो वर्ड होता है ये बहुत बड़ा वर्ड है, और ये वही लोग कहते हैं जिनको शायद मैंने कहीं ना कहीं कुछ जवाब दिया होगा, लेकिन सवाल उन्हीं के रहे होंगे, है ना। तो अगर आप किसी को भी एरोगेंट कह रहे हैं, मुझे कह रहे हैं या किसी और को कह रहे हैं मुझे, देखिए, हर प्रत्येक व्यक्ति के लिए इम्पोर्टेंट क्या होता है, हम सबको खुश नहीं कर सकते। हम कई बार ऐसा पूछा जाता है कि मैम ये हमसे खुश नहीं है, ये कभी हमें भी लगता है अरे ये भी हमसे खुश नहीं है, वो भी हमसे खुश नहीं है। हमें एक्चुअली सोचना है कि क्या हम सबको खुश करने के लिए आए हैं। हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या होना चाहिए? सबसे पहले हमारे लिए इम्पोर्टेंट होना चाहिए हमारे पेरेंट्स। अगर हमारे पेरेंट्स कह रहे हैं किसी भी सिचुएशन में, अगर मेरे पेरेंट्स मेरे से ये नहीं कह रहे हैं कि आप यहाँ गलत हो, तो मैं अपने आप को सही मानती हूँ। क्योंकि मैंने अपने पेरेंट्स का भी स्ट्रगल देखा है। दूसरा, हमारी अपनी फैमिली और हमारे अपने बच्चे, मतलब जिनके पेरेंट्स हम हैं, समझ रहे हैं। तो ये लोग जहाँ हम काम कर रहे हैं वहाँ, या जिनके लिए हम काम कर रहे हैं वो लोग, अगर वो लोग हमें गलत नहीं कह रहे हैं, तो देखिए ये तो समाज है। अब आपको फिर इसके लिए चॉकलेट या आइसक्रीम बनना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ चॉकलेट और आइसक्रीम से ही लोग खुश होते हैं, है ना। अभी लोगों की स्टोरीज और इन सब के लिए हम कुछ नहीं कह सकते। कह सकते हैं, 4 लाइनें कह देती हूँ मैं, ठीक है, कि हमारी कहानी हमें पता है, और बर्बाद जवानी हमें पता है, और सबको लगता है कि जिंदा थे हम, पर कैसे जिंदा थे ये हमें पता है। समझ रहे हैं आप? अच्छा लगा। तो ये चीजें हमें, हमारी चीजें ना, देखिए सिर्फ हमें पता होती है, और उन लोगों को पता होती है जो बहुत हमारे नियर एंड डियर हैं। बाकी तो क्या है ना, स्टोरीज बताते हैं। कोई आपको कह रहा है अगर मुझे किसी ने एक थप्पड़ मारा, तो भाई हमने थप्पड़ सबको तो नहीं मारा, यू मस्ट हैव डन समथिंग वेरी बिग कि आपको थप्पड़ पड़ा होगा, है ना, या आपको हमने कुछ कहा होगा। तो ये तो सिर्फ कहने की बातें हैं, और मुझे तो लगता है कि जहाँ पर आपको एरोगेंट होना है वहाँ होना भी चाहिए, ताकि वो कहते हैं ना, सम पीपल शुड गेट हर्ट, कहो वो बात, ताकि सामने वाले को ये समझ में आए कि हम इतने बेवकूफ़ नहीं हैं जितना आप समझ रहे हैं। मैम, लड़कियों को बचपन से कॉन्फिडेंस सिखाया जाता है या एडजस्टमेंट? आपका इस पे क्या राय है?
सिखाना तो कॉन्फिडेंस चाहिए, सिखाया एडजस्टमेंट जाता है। वो हर जगह पे एडजस्टमेंट करती है जो हाँ देखा जाता मतलब देखिए, और ये बात किसी हद तक ये खराब नहीं है। मैं ये भी नहीं कहती कि एडजस्टमेंट बिल्कुल करना ही नहीं चाहिए, एडजस्टमेंट से ही लाइफ चलती है, एडजस्टमेंट आपको हर जगह करने पड़ते हैं। बट वो एडजस्टमेंट अगर आपके ऐसे हो जाए कि आप मतलब पीठ आपकी पायदान बन जाए, हम्म, है ना, कि इतना ही पैर रखा जा रहा है कि आप पीठ की आपकी पायदान बन गई है, तो फिर वो एडजस्टमेंट कहीं ना कहीं गलत है। अगर आपके एक पेनफुल एडजस्टमेंट से सामने वाले को बुरा नहीं लग रहा जिसके लिए आप एडजस्टमेंट कर रहे हो, तो वो फिर एडजस्टमेंट नहीं है, वो फिर आपका बलिदान लिया जा रहा है, ओके। है ना। तो वहाँ आप बलिदान देना बंद कर दें अपना। लेकिन हाँ, बहुत चीज़ें चलाने के लिए, अपना घर चलाने के लिए, अपनी फैमिली चलाने के लिए, अपनी जॉब चलाने के लिए मैनी टाइम्स एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं, और छोटे छोटे एडजस्टमेंट करके जहाँ आपको हार्म नहीं हो रहा है लेकिन आपका सामने वाला खुश हो रहा है, तो देयर विल बी नो हार्म इसमें। मैम स्कूल कॉलेजेस आपको सरवाइव करना तो सिखा रहे हैं पर इमोशनली सरवाइव करना नहीं सिखा रहे हैं। या कॉलेज में ये बोल लूँ कि वो आपको जॉब तो दे रहे हैं पर वो इमोशनली आपको वीक कर रहे हैं, इमोशनली वो आपको कुछ सर्वाइव करना नहीं सिखा रहे। इस पे मैम आपकी राय जानना चाहूँगा। देखिए, बच्चा इमोशनली सर्वाइव नहीं कर रहा है तो उसमें 110% जो फॉल्ट आता है वो सिर्फ टीचर्स का या स्कूल का नहीं आता। हम घर में भी बच्चों को, मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने ये बोला था कि चीन में एक तरीके का चूज़ा होता है, जिसको मैंने भी ये बात किसी इंटरनेट पे किसी इन्फ्लुएंसर से सुनी थी, तो मुझे अच्छी लगी, मैंने शेयर करी लोगों को कि उसमें क्या होता है कि उस चूज़े को डब्बे में बंद कर देते हैं, बिल्कुल जैसे मतलब वो अंडे से निकलता है तुरंत उसे एक डब्बे में बंद कर देते हैं, उसे ऐसा एटमॉस्फेयर देते हैं कि वो पले। फिर जो थोड़ा बड़ा होता है उसकी खूब सेवा करी जाती है, वो बड़ा होता है तो उसे एक और बड़े डब्बे में बंद कर देते हैं। ऐसे करते करते जैसे जैसे वो बड़ा होता है डब्बे बड़े करते रहते हैं और लास्ट में वो एक बहुत बढ़िया सा तंदुरुस्त चिकन बन जाता है। लेकिन वो चिकन जैसे परोसा जाता है, जिसे वो खाता है, तो खाने वालों को ना उसकी हड्डियां नहीं मिलती, रीजन उसको कभी भागने ही नहीं दिया, उसे कभी उस एटमॉस्फेयर में ढलने ही नहीं दिया। तो वैसे ही हम अपने बच्चों के साथ करते हैं आज के टाइम पे ना। हमें स्कूल के नाम पे भी 5 स्टार स्कूल चाहिए अपने बच्चों के लिए। हम बच्चों को रफ एंड टफ बना ही नहीं रहे हैं, आप समझ रहे हैं ना, हम बच्चों की हड्डियां खत्म कर रहे हैं। मतलब कि हम ये कहीं तक बात सच हो रही है कि आज के टाइम पे माँ बाप अपने बच्चों को इतना दे रहे हैं कि बच्चा जो पिंजरे का शेर है वो बनता जा रहा है, उसको शिकार करना सिखा ही नहीं रहे हैं। उनको जैसे ही वो पैदा हो रहे हैं उनको 5 स्टार फैसिलिटी दी जा रही है और उनको हर चीज अवेलेबल कराई जाती है इजी वे में, जबकि होना ये चाहिए कि जैसे बच्चा पैदा हो रहा है उसको स्ट्रगलिंग दिखाई जाए ताकि वो अपना शिकार खुद करके खा सके। तो बट वो ऐसा नहीं हो रहा, पेरेंट्स ऐसे नहीं कर रहे हैं। नहीं कर रहा है। बच्चा जो है वो डे 1 से, बच्चा जब हाथ में, आजकल आप देखें ना छोटे छोटे बच्चे आजकल आईपैड्स ले रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को पता है कि कितनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में हमें बैठना है, कितनी। हम लग्जरी को गलत नहीं मान रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि चीज़ें गलत है, आपके पास है, आप अफोर्ड कर सकते हैं, आप फिर भी अपने बच्चों को स्ट्रगल करवाओ, नहीं। बट बच्चों को ये पता होना चाहिए कि जो पैसा आप उनके ऊपर लुटा रहे हैं ये पैसा कहाँ से आ रहा है। उस पैसे की अगर आप वैल्यू नहीं करवाएंगे ना बच्चों को, तो बच्चा कभी भी वो तो पता ही नहीं चलेगा ना ये पैसा कहाँ से आ रहा है। आप मुझे बताएं, अगर आप डेली, मेरी बेटी मुझसे 50 रुपये मांगेगी तो एक दिन तो मुझे उसे मना करना पड़ेगा ना कि आई कैन नॉट अफोर्ड इट। मैं एवरीडे 50 रुपीज़ आपके सिर्फ खाने के लिए चिप्स या कोल्ड ड्रिंक्स पे खर्च नहीं कर सकती है, मैं इतना नहीं कमा सकती हूँ। अगर आप बच्चे को बताएंगे तभी तो बच्चा सोचेगा कि हाँ हमें क्या करना है। अब अगर हम इसका दूसरा पहलू देखें, आजकल के पेरेंट्स का कंसर्न क्या रहता है स्कूल्स में, आप मुझे बताएं कि कितना फैसिलिटेटेड वो स्कूल है, कितने फैसिलिटीज़ उस स्कूल में हैं। जो एक बेयर मिनिमम फैसिलिटीज़ स्कूल में होनी चाहिए वो तो होनी ही चाहिए, बट अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने देखा है कुछ पेरेंट्स सीट पे बैठ कर भी देखते हैं कि इस सीट में कितने कुशन्स हैं, जब मेरा बच्चा बैठेगा तो उसे चुभेगी तो नहीं ये सीट। आप समझ रहे हैं, जो जिंदगी में बच्चा 3 घंटे या 5 घंटे के स्कूल में, ठीक है, बिना चुभे, मतलब एक लकड़ी की या सिंपल बेंच पे बैठ नहीं पा रहा है, आपको क्या लगता है वो बच्चा पूरे जीवन का स्ट्रगल झेल लेगा? और वो गद्दा और वो कुशन कौन दे रहे हैं? पेरेंट्स दे रहे हैं। दिस इज द ओनली रीजन। WHO चाइल्ड साइकोलॉजी जो NGOs होती है उनका एक रिसर्च था कि बच्चों का स्क्रीन टाइम बढ़ता जा रहा है और बच्चों की ये मेंटली हेल्थ पे बहुत
प्रेशर दे रहा है, बच्चा वीक हो रहा है, बच्चा पेरेंट्स से अलग होता जा रहा है, सभी मैनर्स में वो बच्चे की थिंकिंग, उसका बॉन्ड वो ख़त्म होता जा रहा है। तो क्या स्कूल कॉलेजेस जो इसको होमवर्क देते हैं, ऑनलाइन सेशन दे रहे हैं, क्या इनको कम करना चाहिए इन स्कूलिंग बेस पे, या इनको आप बोल रहे हैं कि ये सही है कई हद तक? क्योंकि मैंने आपसे पहले भी ये क्वेश्चन पूछा था कि उसके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, बच्चा स्क्रीन देख रहा है, रील्स देख रहा है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, वेबसाइट ऐसी हैं जो उनको नहीं देखनी चाहिए, अभी वहाँ पे जा रहा है। तो क्या अभी स्कूल या कॉलेज को इस चीज़ पर रोक लगानी चाहिए कि जो बच्चा है उसके हाथ में फ़ोन कम जाए, कुछ ऐसा हम कर सकते हैं? देखिए, स्कूल तो क्या रोक लगाएगा, स्कूल ने तो 100% रोक रखा है। आप ये देखिए 2 बजे तक तो मेरे ख्याल में किसी भी स्कूल में बच्चे को फ़ोन नहीं दिया जाता ना। बहुत ऐसा बच्चा भी जो बहुत ज़्यादा फ़ोन देख रहा है, जो आदी है फ़ोन देखने का, जो मतलब बिना फ़ोन देखे खाना नहीं खा रहा है। वो स्कूल में लंच कैसे कर लेता है बिना फ़ोन देखे? आप ही समझिए ना। भई देखिए, स्कूल में तो चाहे मेरा स्कूल हो या किसी का भी स्कूल हो, फ़ोन्स तो अलाउड ही नहीं है। टीचर्स को भी फ़ोन अलाउड नहीं होते हैं क्लासेस के अंदर। टीचर्स को भी अगर देखने हैं तो वो अपने लेसन्स के बाद या ऐसे देखेंगे। तो ये तो जैसे स्कूल ने रूल सेट कर रखा है, तो ये तो घर पर भी रूल सेट होना चाहिए ना कि मुझे अपने बच्चे को कितना स्क्रीन टाइम देना है। अब यही एक रीज़न है कि बच्चे लिखना भूल गए हैं। आप समझ, क्योंकि बच्चे सिर्फ देखते रहते हैं, बच्चे उसकी प्रैक्टिस तो कर ही नहीं रहे हैं। बच्चे प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, इसीलिए बच्चों को जो वो 3 घंटे के पेपर होते हैं ना, जो हम हाफ ईयरली एग्जाम्स या बोर्ड्स के एग्जाम या एनुअल एग्जाम कहते हैं, तो बच्चों को वो वाले पेपर बड़े लेंदी लगते हैं। बच्चों को लगता है अरे हम लिख नहीं पाए। बहुत सारे बच्चों की अभी भी कंप्लेंट थी रिसेंटली, जब बोर्ड्स के पेपर ओवर हुए तो पेपर बहुत लेंदी था। पेपर लेंदी नहीं होता है। आपको पढ़ना तो बड़ा अच्छा लगता है, हम 4 घंटे पढ़ रहे हैं, लेकिन आप वही जो पढ़ रहे हैं वो आप 3 घंटे लिख नहीं पाते। लिखने की हैबिट छूट रही है स्क्रीन टाइम से। और ये पेरेंट्स को निश्चित तौर पे देखना चाहिए कि कितने सारे पेरेंट्स मैं ऐसे देख रही हूँ जो पूरे दिन की ब्लॉगिंग करते हैं। ओके, कि क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। हाँ, अब मैं अपने बच्चे को लेने स्कूल जा रही हूँ, बच्चे को स्कूल से लेके आ रही हूँ, अब मैंने अपने बच्चे को खाना दे दिया। अगर आप पूरे दिन ब्लॉगिंग कर रहे हो और एक 6 साल का बच्चा आपको देख रहा है तो वो क्या सीखेगा? तो मैम आपकी होमवर्क पॉलिसी क्या है? देखिए, हमारे स्कूल में जो हमने मैनेजमेंट ने डिसाइड करा हुआ है और जो हम अप्लाई कर रहे हैं, हम लोग 3 डेज़ अ वीक होमवर्क देते हैं। मतलब हम 6 डेज़ अ वीक होमवर्क नहीं देते हैं। और 3 डेज़ अ वीक होमवर्क देने पर भी हम लोग 6 सब्जेक्ट का होमवर्क 1 डे में नहीं देते हैं। मेरा मानना ये है कि बच्चे को होमवर्क ही लगना चाहिए, उसको वो बोझ नहीं लगना चाहिए। सीबीएसई ने भी बोला है, कौशल बोध इंट्रोड्यूस किया है क्लास 6 to 8 के लिए, और स्पेशली ये कहा गया है कि स्किल्स डेवलपमेंट बच्चे के अंदर बहुत होने चाहिए। हम बहुत ध्यान रखते हैं। इनफैक्ट अभी हॉलीडे होमवर्क भी हमने डिज़ाइन ऐसे करे हैं कि हमने सिर्फ लिखने के लिए नहीं दिया है। हमने ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ दी हैं जो बच्चे को रिकॉर्ड करनी पड़ेगी और वो हमें शो करनी पड़ेगी। अब रिकॉर्ड तो बच्चे की मम्मा नहीं कर सकती। टेबल्स लिखने को दे दो आप तो मम्मा लिख सकती हैं, पापा लिख सकते हैं। वो लास्ट मिनट की एक होती है ना कि लास्ट के 5 दिन रह गए हैं, अब 25 जून आ गया, समझ रहे हैं। हाँ। अब अगर होमवर्क नहीं हुआ तो प्रॉब्लम होगी, तो सारा घर लग जाता है बच्चे का होमवर्क करने में। तो मैंने बहुत कोशिश करी है कि 90% होमवर्क मैंने बच्चों को वो दिया है जिसमें बच्चे को खुद ही करना पड़ेगा। मैम फिनलैंड में होमवर्क पॉलिसी है कि वो होमवर्क नहीं देते, तो उसके बाद भी वो वर्ल्ड वाइड अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इंडिया होमवर्क भी कर रहा है, ऑनलाइन भी आ रहा है, सब कुछ हो रहा है, उसके बावजूद भी इंडिया का एजुकेशन सिस्टम फेल होता जा रहा है। सर देखिए, फिनलैंड हो, जापान हो या और अदर कंट्रीज, दोज हु आर वेरी गुड इन एजुकेशंस, वहाँ से आप सोचें कि मैं ये सोचूं कि जैसे कि मैं इंट्रोड्यूस कर रही हूँ कोई एक तरीके का, आप फॉलो तो उन लोगों को करा रहे हो ना जो बेसिकली यहीं रह रहे हैं। तो हमें क्या करना है कि हम सबको नहीं बदल सकते हैं, तो हमको तो अपनी एजुकेशन सिस्टम बहुत धीमे ही चलानी पड़ेगी। और जितना जल्दी हो सकता है हमें बच्चों को बहुत ऑन फील्ड, जैसे कहते हैं ना, प्रैक्टिकल लाना पड़ेगा। बहुत सारे मायनों में हमें थ्योरी को थोड़ा पीछे करना पड़ेगा। मैम जैसे आज के टाइम पे बच्चा बहुत जल्दी बड़ा हो रहा है, क्लास स्टैंडर्ड 9th से
क्या आपको लगता है कि बच्चों को मेंटली एजुकेशन, जो हेल्थ एजुकेशन होती है, प्लस उनको सेक्स की एजुकेशन होती है, प्लस उनको कैसे आपको मार्केट में सोशली आपको सर्वाइव कैसे करना है, या मार्केट में आपको कैसे उतरना है, आफ्टर +2 कैसे उतरना है, ये बॉन्ड कोई स्कूल या कॉलेज नहीं बता रहे। तो मेरा क्वेश्चन ये है मैम कि कहने को तो बहुत सारे सिलेबस या क्वेश्चंस होते हैं जो बच्चों को पढ़ाए जाते हैं, क्या वो रियल में इम्प्लीमेंट हो रहे हैं? अगर रियल में इम्प्लीमेंट हो रहे हैं तो फिर भी पेरेंट्स की ये बहुत सारी शिकायतें हैं कि हमारा बच्चा कुसंगति का शिकार हो रहा है, बैड मैनर सीख रहा है, गालियां दे रहा है। अब उनके पीछे वो खुद भी हैं, उनका कहना ये है कि वो स्कूल के अंदर उनको टाइटनेस नहीं दी जा रही है या उनको पढ़ाया नहीं जा रहा है। मुझे ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आती है। मतलब आप सोचेंगे कि मैम इसका ये आज जवाब दे रही हैं, बट मैं आपको बताऊं, किसी भी स्कूल में, मैं कह रही हूँ छोटा स्कूल हो बड़ा स्कूल हो, किसी भी स्कूल में एक प्रिंसिपल एक टीचर को गाली देके नहीं बुलाता, या एक टीचर एक दूसरे टीचर को गाली देके नहीं बुलाता, या टीचर बच्चों को गाली देके नहीं बुलाता, ना बच्चे टीचर को गाली देके बुलाते हैं। तो गाली देना, अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करना, ये तो स्कूलों का कल्चर है ही नहीं, ये स्कूलों में सिखाया नहीं जाता है। ठीक है, बच्चा घर में देखता है सर कि फादर मदर को गाली दे रहे हैं, या घर में जो 2-3 बड़े लोग हैं, आजकल तो खैर मदर्स भी गाली दे रही है, टचवुड बहुत अच्छा बोलती हैं। ऐसा मैं ये नहीं कहूँगी कि फादर्स की जिम्मेदारी है, वह फादर या घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं या जो मेल कैंडिडेट हैं वही अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करते हैं। आजकल तो मदर्स ने भी खैर पूरा ही इक्वालिटी का झंडा ले रखा है, मदर्स भी आजकल खूब गाली देती हैं। तो बच्चा, मैं आपको बताऊँ, जो अब्यूजिव लैंग्वेज सीखता है ना सर, ये अपने आसपास में या घर से सीखता है, वो घर में देखता है, सारी धुरी घूम के एक ही जगह आती है कि बच्चा क्या देखिए, अब लोग कहते हैं ना, नहीं हमारा बच्चा नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, या अजी हमारा बच्चा तो पढ़ने वाला है, वो कहीं पे भी पढ़ लेगा। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसा हमें बताते हैं, आप ही क्या खास पढ़ा रहे हो, हमारा बच्चा तो पढ़ने वाला है, मेरा बच्चा। आप मुझे एक बात बताएं, पेड़ है, पौधा है, सैपलिंग है कोई, उसको उगना है, वो कहीं पे भी उग जाएगा अगर इसे उगना है तो। ऐसा हो सकता है? आप एक ही प्लांट लीजिए, उसको आप एक अच्छी मिट्टी में एक सॉइल दीजिए, उसे एक सॉइल मिक्स दीजिए बढ़िया, जहाँ पर आप उसका बढ़िया उसको खाद भी दें, पानी भी दें। उसी सैपलिंग को आप एक खराब किसी सीमेंट में या किसी दलदल में लगा दो, उसी को आप एक विदाउट मिट्टी लगा दो, क्या तीनों सैपलिंग्स की ग्रोथ एक साथ होगी? नहीं, पॉसिबल नहीं। आपको एनवायरनमेंट देना पड़ेगा। मैं बार बार वही चीज़ रिपीट करती हूँ कि देखिए, और स्कूल्स में बताया जाता है, स्कूल्स में चाहे सेक्स एजुकेशन हो, चाहे आपकी काउंसलिंग्स हो, चाहे आपका ये जो बच्चे आजकल बहुत अर्ली एज में डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, उनको लगता है कि समझें आप, बस यही है जो हमें मिल गया, अब यही पूरे जीवन हमारे साथ रहेगा, चाहे लड़कियां हों, चाहे गर्ल्स हों, चाहे बॉयज़ हों। तो हम सबका एजुकेशन देते हैं स्कूलों में, सारे ही स्कूलों में ये मैंडेटरी है कि आप बच्चों को काउंसलिंग दीजिए। रही बात कि बच्चे 12th के बाद क्या करेंगे, 12th के बाद बच्चे क्या करेंगे, ये भी हम बच्चों को 10th से समझाते हैं कि आपका इंटरेस्ट देखिए कि आप किस में क्या बेटर कर रहे हैं। ठीक है, आप सब में बेटर नहीं कर सकते। इस तरीके की काउंसलिंग दी जाती है, बट कहीं ना कहीं इस तरीके की काउंसलिंग जो है, ये अब आप सोचें, या इस आपके इस चैनल के माध्यम से जो भी मुझे सुनेगा, वो पेरेंट सोचें कि क्या हम आधा घंटा अपने बच्चे से इस चीज़ पर डिस्कशन करते हैं रोज़ एवरीडे कि आज कि तुम्हें आगे क्या करना है, या क्या हम अपने बच्चे के साथ बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, या क्या हम अपने बच्चे के साथ बैठ के, ठीक है, मैनी ऑफ दी स्टूडेंट्स जो बहुत बड़े बड़े यहाँ के यूट्यूबर्स हैं, ठीक है, उत्तराखंड के या और जगह के, तो बच्चे चाहते हैं हमें ऐसा बनना है, हमें ऐसा बनना है। लेकिन आप मुझे बताएं, अगर पूरी दुनिया इन्फ्लुएंसर हो जाएगी तो वो इन्फ्लुएंस किसे करेगी? आप मुझे बताएं, अगर सभी इन्फ्लुएंसर हो जाएंगे सारे ही, कि हर घर में 5 लोग हैं तो 5 ब्लॉग बना रहे हैं, आप समझ रहे हैं? एक घर में मैंने देखा 6 लोग हैं, 6 के 6 ब्लॉग बना रहे हैं, इवन दो उनका पेट उस ब्लॉग में आना नहीं चाह रहा, जो बेचारा एक मेंबर बचा है घर में जो ब्लॉगिंग नहीं करना चाह रहा, दे स्क्रॉल डाउन उसको भी कि नहीं आओ देखो हमारा गुच्ची गुच्ची क्या कर रहा है। मैम, तो ये इन्फ्लुएंसर की तो ही देन है जो आज के टाइम पे छोटे लड़की हो या लड़का हो, वो अपने कपड़े तक उतार रहा है सोशली आने के लिए, या उसको
एक 8-9 साल का बच्चा है, हम्म। उसको पता ही नहीं है, वो फिर भी लाइव होके अपने कपड़े उतार रहा है, वो चीजें कर रहा है जो माँ बाप सोच भी नहीं सकते। सर देखिए यही होता है कि रिसेंटली मैंने भी अभी कहा था एक जगह कि क्यों आईएएस के घर में आईएएस या मोस्टली डॉक्टर्स के घर में डॉक्टर्स मिलते हैं, आप बताएं। या आप देखेंगे बहुत हायर स्टडीज़ जो फैमिली कर रही है उसमें सारे हायर स्टडीज़ करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो कुछ अलग कर रहे हैं या हम नहीं कर सकते या और लोग नहीं कर सकते। एक्चुअली वो जो रूटीन वो जी रहे हैं ना, वो उस रूटीन को फॉलो कर, उस डिसिप्लिन को ना एक रूटीन में फॉलो करते हैं। तो वो समझ रहे हैं आप, वो बीज ही वैसा बो रहे हैं कि उन्हें पता है कि हमें ये फसल मिलेगी। अब जहां पर ये बीज नहीं मिल रहा बच्चों को, समझ रहे हैं, तो वो तो क्या करेंगे बच्चे, वो देख रहे हैं कि उनको एक चीज समझ में आ रही है कि ये चीज हो रही है और इससे हमें पैसा आ रहा है, उसके बैड इफेक्ट्स क्या बस। आएंगे। अब हमें पैसा आ रहा है तो हमारे पास एक अर्निंग का ये एक सोर्स है, ठीक है, तो हमें भी ऐसे ही अर्निंग करनी है। तो मैम आज हम कैसी बेटियां तैयार कर रहे हैं, कॉन्फिडेंट ह्यूमन बीइंग या एडजस्टमेंट करने वाली? देखिए मेरे हिसाब से तो हम एक तरफ नहीं जा सकते, हमें एडजस्टेबल बेटियां और एडजस्टेबल बेटे भी करने हैं। मैंने पहले भी आपके क्वेश्चन में कहा था खाली बेटी पढ़ाओ वाला नारा नहीं होना चाहिए, आजकल तो बच्चा पढ़ाओ। हमें एजुकेशन सिर्फ बेटियों को नहीं देनी है, हमें तो दोनों को ही ऐसा प्रिपेयर करना है कि बेटे और बेटियां दोनों एडजस्टेबल हों। हाँ, एडजस्ट कितना करना है, कहाँ करना है, ये वैल्यूज़ हमें उन्हें देनी है। और कॉन्फिडेंस तो देखिए ये एक मतलब जैसे कहते हैं ना, हमारा एक बहुत ही ज़्यादा मतलब मूलभूत आवश्यकता हो गई है। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप अपनी सही बात को भी कभी नहीं कह पाएंगे। मैम मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन आपसे, आपने बहुत सरवाइव किया है, बहुत कुछ आपने झेला है, बहुत कुछ आपने देखा है, क्या अब यहाँ पहुँचने पर गीतिका मैम किसी ऐसी लेडी की हेल्प करते हैं जो स्टक है रिश्तों के बीच में, जिनमें वो नहीं रहना चाहती है क्योंकि उसके साथ बुरा हो रहा है, वो करती हैं उनकी काउंसलिंग और उनको क्या बेटर वे बताती हैं कैसे उनको करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, और क्या गीतिका मैम आगे फ्यूचर में ये करने वाली हैं या नहीं? देखिए ऑफ कोर्स जो लोग मुझसे पूछते हैं उनको मैं ज़रूर सलाह देती हूँ, रायचंद नहीं बनना चाहती हूँ कि हाँ मैं सबको राय दे रही हूँ, बट हाँ जो मुझसे पूछते हैं जिन्हें लगता है कि हमें मैम से एडवाइस लेनी चाहिए या मैम हमें कुछ बेटर बताएंगी, मैं ज़रूर बताती हूँ लोगों को। जहाँ तक हो सकता है कि मैं सबकी हेल्प करती हूँ, क्योंकि मदद सबकी करनी चाहिए। और कहीं ना कहीं हमें पता है क्योंकि हमारी मदद सबने नहीं करी थी। मैं उसी पे आ रहा था, जब आपके साथ बुरा वक्त चल रहा था तब आपको मान लो किसी ने हेल्प भी करी होगी, बट आज वो उस हेल्प के बदले में कुछ मांग भी तो रहा होगा आपसे। आपके साथ ऐसा भी कुछ हुआ है कि जिसने आपकी उस वक्त हेल्प तो कर दी कि ठीक है, बट क्योंकि मुझे लगता है कि अब आज के टाइम पे हेल्प से ज़्यादा हेल्प इसलिए की जाती है कि कल को हम इससे कुछ निकलवा सकते हैं, मतलब निकलवा सकते हैं, कोई बात कर सकते हैं। देखिए मेरी तो हेल्प ही बहुत गिने चुने लोगों ने करी थी, तो फिलहाल अभी ऐसा इतना बैड एक्सपीरियंस मुझे नहीं है कि किसी ने मेरी अगर हेल्प, जिन लोगों ने मेरी हेल्प करी फ्रॉम द डे वन और वो आज भी मेरे साथ हेल्पफुल हैं, मेरे साथ हैं। और हमेशा मैं उस ग्रैटिट्यूड को मानती हूँ कि देखिए आपके अच्छे समय पे आपका कोई भी आपके साथ आके डीजे पे डांस करके चला गया, ठीक है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आपके बैड डेज पे जो आपके साथ नाच रहा है वो आदमी को कभी नहीं भूलना चाहिए। टुवर्ड्स द होल लाइफ आपको उसके लिए ग्रेटफुल होना चाहिए। वो आदमी आगे जाके आपके साथ सही है या गलत है, ये हमारे वैल्यूज़ है कि एक टाइम पर इन्होंने हमारी या किसी ने भी हमारी हेल्प करी, तो आई विल बी ऑलवेज ग्रेटफुल फॉर हिम और फॉर हर। मैम एक लास्ट क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे, मैम व्यूज मैटर करते हैं जब बात मैटर करती है? बात मैटर करती है। बात लोग कहते हैं कि व्यूज होने चाहिए तब बात होनी चाहिए, गीतिका मैम का भी सोचना यही है, गीतिका मैम का सोचना यही है कि बात होनी चाहिए, व्यूज अपने आप आ जाएंगे? बात होनी चाहिए और बात ज़रूर होनी चाहिए। मेरे मानने से व्यूज़ कुछ मैटर नहीं करते। आजकल फॉलोअर्स मैंने देखा है, बहुत लोगों के बहुत फॉलोअर्स होते हैं, बट क्या बोल रहे हैं वो, मुझे नहीं लगता कि इफ़ेक्टिव हैं वो चीज़ें। या फिर आजकल व्यूज़ और फॉलोअर्स ये सब आप एक बूस्ट लगा के ले लेते हो। मेटा ने इतनी सारी सुविधा दी हैं,
तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बात सही होनी चाहिए, सही जगह होनी चाहिए, सही व्यक्ति से होनी चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है। मैम एक छोटा सा क्वेश्चन और ले लीजिए मेरा, कि आपकी बेटी है, आप उसको कैसे परवरिश दे रहे हो, बीइंग अ मदर, आप उसको कैसे पाल रहे हो, और इन फ्यूचर वो किसी घर की बहू बनेगी, वो सोसाइटी के अंदर भी जाएगी, और वो सारे क्रिटिसिज्म जो एक नॉर्मल घर की बच्ची के साथ होता है, कहीं ना कहीं वो सोशली देखेगी चीज़ों को। तो आप उसके लिए उसको अब से तैयार कर रहे हैं, और उसको क्या सिखा रहे हैं, क्या समझा रहे हैं उसको आप? देखिए, अब वही बात आती है कि हमने सब कुछ अपनी ज़िंदगी में अभी तक का टाइम अगर मैं आपको बताऊं तो हमने सब कुछ शायद बहुत अच्छे से कर लिया, क्योंकि हम स्ट्रांग बन के निकले, और स्ट्रांग हैं क्योंकि शायद हमारी मदर स्ट्रांग है। हम एक स्ट्रांग मदर की बेटी हैं। बस हमारी मदर ने हमें कोई एक्स्ट्रा ट्रेनिंग नहीं दी है कि आपको ऐसा करना है। देखिए, कोई भी मदर अपनी किसी भी बच्चे के लिए, बेटा हो या बेटी हो, उसके फ्यूचर के लिए कभी भी रॉन्ग प्रेडिक्शन नहीं करता। एक छोटा सा दुकानदार भी अपनी दुकान खोलता है तो वो यही सोचता है कि इस दुकान से मैं एक बड़ी दुकान बनाऊंगा और उस बड़ी दुकान से मैं मॉल बनाऊंगा। कोई भी आदमी अपना बिजनेस स्टार्ट करने से पहले ये नहीं सोचता कि अरे अब तो 1 साल बाद मुझे दिवालिया हो जाना है, बस लुट पिट के यहीं बैठूंगा। फ्यूचर कुछ भी हो, लेकिन हम बुरा सोचते नहीं हैं। तो इसलिए यहाँ तो बात औलाद की है, बच्चे की है। बच्चे के लिए तो बिल्कुल भी गलत नहीं सोचा जाता। तो हम अपना किरदार इस तरीके से रखते हैं अपने बच्चे के आगे, और रखना चाहते हैं हमेशा कि जैसे हम अपने पेरेंट्स से इन्फ्लुएंस हुए, ऐसे ही हमारा बच्चा हमसे इन्फ्लुएंस हो, और जैसे हमारे पेरेंट्स ने सर्वाइव किया, हमने उन्हें देख के हम भी ऑटोमेटिकली सर्वाइव कर गए। तो ऐसे ही हमारे बच्चे की लाइफ में भी आगे जाके अगर कोई भी गुड बैड जैसे भी मोमेंट्स आएंगे, हम हैं हेल्प के लिए, हमेशा रहेंगे उनके लिए, और हमें देख के शायद वो भी स्ट्रांग ही रहेंगे। महिलाओं के लिए गीतिका मैम का मैसेज? मैं सभी महिलाओं के लिए यही कहना चाहती हूँ कि आप महिला हैं, यही एक बहुत बड़ा ब्लेसिंग है हम लोगों के लिए कि हम लोग हर चीज़ संभाल लेते हैं। तो बिल्कुल बेझिझक होके और निडर होके, ठीक है, हमें अपनी बात रखनी चाहिए। ये तो कभी सोचना ही नहीं चाहिए कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। देखिए, लोग तो सोचते ही रहेंगे, लोगों का काम है सोचना और बोलना। आप हमेशा अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए सोचें। इसके अलावा 5वां या चौथा व्यक्ति ऐसा नहीं होता जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा सोचना चाहिए कि वो हमारे लिए क्या सोच रहा है। देखिए, मेरे पापा हमेशा कहते हैं कि 2 तरीके के लोग होते हैं, या आप 2 तरीके से लोगों को डील कर सकते हो। कि अगर कोई व्यक्ति को आप बहुत पसंद आ रहे हो, ठीक है, आपकी बातें उसे अच्छी लग रही हैं और आप उसे अच्छे लगते हो, तो आप हमेशा उस व्यक्ति के दिल में रहोगे। और किसी को अगर आप समझ में नहीं आ रहे हो तो आप उस व्यक्ति के दिमाग में रहोगे, लेकिन आप कहीं ना कहीं हो। और किसी के दिमाग में रहना ज़्यादा खतरनाक है कि कोई 24 घंटे यही देख रहा है कि आप क्या कर रहे हो, आप क्या करने जा रहे हो, आप कैसे करोगे, ठीक है। तो बेझिझक और निडर होकर अपनी लाइफ को जीना चाहिए। लाइफ सबको एक एक बार मिली है, तो अपनी लाइफ को एंजॉय करिए और खुश रहिए। आप खुश रहेंगी तभी आप सबको खुश रख पाएंगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आज की बातचीत सिर्फ एक इंटरव्यू नहीं था, ये उन भावनाओं, संघर्षों, सच्चाइयों की आवाज थी जिनके बारे में समाज अक्सर खुलकर बात नहीं करता है। कई बार लोग किसी महिला की मुस्कुराहट को देखकर उसके पीछे पहुंचने का सफर नहीं देखते। आज गीतिका जी ने जिस ईमानदारी और साहस के साथ अपनी सोच, अपने अनुभव और समाज की सच्चाइयों को हमारे साथ साझा किया, वो सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए एक आईना है। उम्मीद है कि आज की बातचीत कहीं ना कहीं आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं है, समझ भी होनी चाहिए। और एम्पावरमेंट सिर्फ शब्द नहीं बल्कि एक महिला का सम्मान और उसका आत्मविश्वास होना चाहिए। मैं कुलविंदर आपसे इजाजत चाहता हूं। फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नई सोच, एक नए संवाद के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग कुलविंदर टॉक शो।